स्टॉक मार्केट में आने के बाद हर इंसान की तीन ही ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन जो शख्स रोजाना स्क्रीन देखता है उसकी ये तीन ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि रोजाना स्क्रीन देखने वाला महंगा खरीदता है और सस्ता बेचता है, जबकि स्क्रीन ना देखने वाला सस्ता खरीदता है और महंगा बेचता है। मैं तो अपनी स्क्रीन वीक में सिर्फ एक बार ही देखती हूँ। आप लोग कितनी बार देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। नाज़रीन, बात करेंगे आज की मार्केट की। और कल के इतने मैसिव डाउन के बाद जो है आज की मार्केट हमने देखा कि इंडेक्स जो है इम्प्रूव हुआ। कोई लगभग 5,000 पॉइंट जो है इंडेक्स ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। और लेकिन अगर हम बात करें स्क्रिप्ट्स की, तो स्क्रिप्ट्स में हमने इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देखी है। और जो है क्या वजह है जो आज इम्प्रूव हुआ, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनली बात करें जंग के हालात के ऊपर, तो वो दिन ब दिन एग्रेसिव उसमें जो है हम देख रहे हैं कि जंगी सूरत हाल में मार्केट की फर्दर क्या आगे अपडेट है। और साथ ही साथ जो है इस वक्त जैसे कि हम सब जानते थे कि आईएमएफ की टीम भी इस वक्त पाकिस्तान आई हुई है, तो वो भी अभी फ़िलहाल चली गई है। और जो भी बातें होंगी, जो भी मीटिंग्स होंगी, वो वर्चुअल होंगी। और आगे देखेंगे कि क्या इसका भी लाएअमल रहता है। और जो है फर्दर मार्केट जैसे आज रिकवर हुई है, फर्दर और भी रिकवर होगी। लेकिन स्क्रिप्ट्स के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आया है। क्या वजह है? और इसके साथ ही साथ जो है हम जानेंगे कि इस वक्त मार्केट में जो है क्या फर्दर करंट सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की भी कुछ नंबर्स आए हैं, उनके हवाले से भी कुछ डिस्कशन हम अपने गेस्ट से करेंगे। और जो है इसके अलावा आज लॉट कैम्प का रिजल्ट था, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और जो है आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जी हाँ फैसल हफीज़ साहब, जो कि सीईओ हैं किफ़ाया इन्वेस्टमेंट्स के। और जो है आज हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पूरे सिनेरियो के ऊपर। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। और जो है चलिए जी चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, थैंक यू आपका बुलाने का नादिया, एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है सर इस वक्त आज मार्केट में आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5,000 पॉइंट्स ही कल इतना मैसिव डाउन हमने देखा। और अगर हम जंगी सूरत हाल देखें तो वो एग्रेसिव ही हुई हुई है, बट मार्केट 5,000 पॉइंट्स के अराउंड जो है वो रिकवर हुई। क्या चीज़ें थी जो मार्केट रिकवर हुई? और जो वही एक सवाल कि अभी स्क्रिप्ट्स उस तरीके से रिकवर नहीं हुए हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इस हवाले से आप हमें बताएं। जी, अच्छा, थोड़ा लास्ट कंटिन्यूएशन में ही चलें तो हम वहीं से जी ही चलते हैं। हमने लास्ट जब प्रोग्राम किया था, जब आपने मुझे इनवाइट किया था, तो उस वक्त जी इंडेक्स 171,000 पे था। एग्जैक्टली तो हाँ। हमने कहा था कि कॉशियसली देखें, 172 या 173 पे था शायद। तो हमने कॉशियसली कहा था कि देखें इसको, 169 से नीचे जो है वो इंडेक्स में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, मसाइल बढ़ जाएंगे। तो वो एक कॉशियस लेवल हमारे हिसाब से था जो ब्रेक हो गया, अनफॉर्चुनेटली। अब मार्केट जो है वो इतनी जो ल्यूक्रेटिव नहीं रही है, या बुल रन जिसको कहते हैं, वो अब मार्केट में नहीं रहा है। अब डेली अप एंड डाउन मूवमेंट्स एक रूटीन रहेंगी, रहती हैं। इस तरह की मार्केट में किसी को पता नहीं होता कि मार्केट डायरेक्शन क्या होनी होनी है। किसी वक्त बायर आएगा तो वो मार्केट बढ़ जाएगी, किसी वक्त सेलर आएगा तो मार्केट गिर जाएगी। लेकिन जो एक रन होता है कि बुलिश मोमेंटम चल रहा है, डेली 3 दिन बढ़ जाएगी, 5 दिन बढ़ जाएगी या बढ़ती रहेगी, वो मेरे हिसाब से अनलेस के कोई नया रन इस्टेब्लिश हो, जो आप भी कह रही है कि एक इस जियोपॉलिटिकल हालात में इस्टेब्लिश होता हुआ मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा नया रन इस्टेब्लिश हो जिससे हम कहेंगे अब मार्केट में
सब आप कंटिन्यूस बाइंग मोड में आ गए हैं, और अब हम जब भी लेंगे तो अगले दिन पॉजिटिव मिलेगा। तो इस ये आज का बढ़ना इस बात की गारंटी नहीं है कि कल भी बढ़ेगा। तो ये कोई अच्छा। सीक्वेंस अब नहीं बनता दिख रहा है। ऑल्दो बन सकता है, सीक्वेंस बनेगा जाहिर है, तभी तो हम हमें पता चलेगा शायद चार जी। पाँच छह दिन की तेजी के बाद कि अब कोई मोमेंटम बन गया दोबारा कोई 2 लाख की तरफ बढ़ने का। हम्म। लेकिन फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं है, ये वन ऑफ कभी ज्यादा सेलिंग हो गई तो अच्छे आइटम्स ने पिक कर लिया आके। ऐसे मार्केट में आप देखें सपोर्ट पे इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, तो आपके पास आइटम अगर वही हैं जो के एम आई 30 इंडेक्स में हैं, हम्म। बड़े बड़ी चीजें जो, तो आप भी समझे इंस्टीट्यूशंस के साथ इन्वेस्टेड हैं। तो पुल बैक भी उसी में आया है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो के एम आई 30 इंडेक्स है, उनने काफी अच्छा किया आज। तो तकरीबन 4% के करीब बढ़ा है, 3.25% के करीब। हम्म। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अब हम किस जोन में हैं। हम उस जोन में जब मार्केट बहुत बहुत नीचे तेजी से जा सकती है, बहुत तेजी से फिर जाहिर है ऊपर भी आ सकती है। तो हम थोड़े वॉलेटाइल जोन में, रिस्क बढ़ गया है मार्केट में और वॉलेटाइल जोन में आ गए। सही, बिल्कुल। और सर अभी जो है मैंने ये भी सुना कि स्टेट लाइफ ने आई थिंक कोई 80 मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है कि जो है उनके अमाउंट की वो इस वक्त बाइंग करेंगे मार्केट में। तो इस खबर का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मार्केट में? अच्छा, आज तो खास नंबर में ये बात नहीं नजर आई। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने बाइंग जरूर की है, लेकिन वो स्टेट। नहीं, अभी उनके शायद पैसे सैंक्शन हुए हैं स्टेट लाइफ के बाइंग करने के ओके। लिए। हाँ। ओके, सही। हाँ। तो कोई वही वही वाली बात है ना कि अगर अगर सिर्फ इंस्टीट्यूशन ने ही काम करना है इस टाइम पे, या इंस्टीट्यूशन ने ही सपोर्ट देनी है, तो इंस्टीट्यूशन के आइटम्स तो सही रहेंगे। जैसे हम लोग एंग्रो एच में आज तेजी देख रहे थे। और हम्म। हम्म। तो इंस्टीट्यूशंस की चीजें तो के एम आई 30 इंडेक्स में अगर हम बड़े बड़े हैवी वेट्स को उठा लें तो वो तो सेफ हैं। लेकिन अदर साइड पे तेजी का ट्रांसफर होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए हमें इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन चाहिए। और वो पार्टिसिपेशन इस वक्त बहुत कम हो गई है, लेवरेज भी कम हो गया है, और ओवरऑल इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन कम हो गई है। तो रैली तो बनेगी वहां से जहां से ये लोग वापस आएंगे, इंडिविजुअल्स भी वापस आएंगे बाइंग मोड में। तो इस वक्त बैंक्स बाहर हैं, तो और अदर ऑर्गेनाइजेशन बाहर हैं। हाँ। शायद जो है स्टेट लाइफ भी आप जो कह रही हैं कि वो वापस आ जाए। हाँ। और एलोकेशन, लास्ट टाइम जब उसने सेलिंग की थी तो वो एलोकेशन ही आउट हुई थी मेरे ख्याल से उनकी। अब वो एलोकेशन जो उस पे उन्होंने मार्केट वैल्यू के हिसाब से कुछ सेलिंग की थी, क्योंकि मार्केट वैल्यूज बहुत बढ़ गई थी। तो अब उनको एडिशनल स्पेस मिलेगी तो जाहिर है वो बाय करेंगे, लेकिन वो एक दिन में बाय करेंगे, किस टाइम पे बाय करेंगे, वो तो उनका ही डिसीजन है। हम्म। और इसके जी। अच्छा सर, अब जो है यहाँ पर मुझे ये बताएं कि इस वक्त अभी जो नंबर्स आए हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नंबर्स आए हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि उसके हवाले से भी बताएं, क्योंकि जो एक्सपोर्ट के नंबर ऑब्वियसली बहुत कम है। तो इसके हवाले से क्या इसका फर्दर आगे इम्पैक्ट होगा? और जो है अभी आगे मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है इसी नेक्स्ट वीक में। तो उसको भी किस तरीके से देख रहे हैं इस सिनेरियो में आप? जी जी। देखिए, इंपोर्ट तो हमारी कर्टेल है, और कर्टेल शायद रह सकती है अगर हम पेट्रोल प्राइसेस जितनी बढ़ रही हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के हाँ। हिसाब से पास ऑन करते रहेंगे। तो शायद इंपोर्ट पे बहुत प्रेशर नहीं पड़े। प्रेशर जब सही। पड़ता है जब हम सस्ता बेचते हैं और महंगा खरीदते हैं। हम्म। तो अगर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जितने का पेट्रोल खरीद रही है उतने उसी हिसाब से आगे बेच दे, तो कोई खास प्रेशर नहीं पड़ेगा। चीज महंगी होती है तो कम यूज होता है। तो हम्म। जाहिर है वो तो गवर्नमेंट के लेवल पे कोई उस पे यानी कि करेंसी के लेवल पे कोई प्रेशर पड़ता हुआ नहीं लग रहा है। इंपोर्ट का नंबर जाहिर है बढ़ेगा, लेकिन फिर क्वांटिटी कम भी होनी चाहिए जब प्राइस बढ़ेगी। क्योंकि अभी तक भी अगर हम इंक्रीज देखें तो तकरीबन अपेरेंटली ऐसा लग रहा है जैसे पेट्रोल प्राइस 300 रुपीज पे जाती भी लग रही है इन नेक्स्ट फ्यू इन नेक्स्ट फ्यू रिव्यूज।
इसका इम्पैक्ट एक आप जनरली अगर हम देखें तो आपने इंटरेस्ट रेट की बात की, तो इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक इन्फ्लेशन से, तो हमें ये देखना है कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी। हम लोग काफी अरसे से, आपको पता है लास्ट ईयर इन्फ्लेशन 0% हो गई थी, हम्म। बिल्कुल अब जितनी भी इन्फ्लेशन अब वहां से ऐड हो रही है वो इसी साल ऐड होना शुरू हुई है। तो सही। ये जो समझ लें 4 महीने से, सॉरी अब तो 7 महीने हो गए तकरीबन, हम्म। जुलाई से ही इन्फ्लेशन ऐड होना शुरू हुई है। तो जुलाई से थोड़ा थोड़ा करके ऐड होते होते इन्फ्लेशन यहाँ तक आ गई है कि अभी 7% हो गई है। और अब जो आगे हम देखेंगे तो तकरीबन ये 10 के करीब टच करेगी इन कमिंग फ्यू मंथ्स। और तो इसमें इस बात का इफेक्ट ले लिया है कि हमारी जो है पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हुई है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो है वो थोड़ी सी गैस प्राइसेस इंक्रीज का भी हो सकता है कि ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि 3 मंथ्स तक अगर यहाँ पे हमारी इंटरनेशनल प्राइस रही ऑयल की, तो शायद हमारी गैस प्राइस का भी इंक्रीज करनी पड़ जाए, जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कंपनीज लास्ट गैस प्राइस इंक्रीज को अभी तक जो है वो मतलब ब्लेम करती हैं कि उनकी ग्रोथ इस वजह से नहीं हुई, एक्सपोर्ट्स के लिए भी शायद उतना अच्छा नहीं है। आ, लेकिन यही वजह है शायद गैस प्राइस इंक्रीज जो एक्सपोर्ट्स को खराब करके रखा हुआ है उसने, और शायद ये फर्दर इंक्रीज ड्यू होने वाला है अब। मेरे ख्याल से अगर ये इस तरह से प्राइस ऊपर रही, क्योंकि हमारी गैस प्राइसिंग भी इसी की बेस पे होती है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस की बेस पे होती है, तो अगर इसी तरह ऊपर रही तो 3 महीने की एवरेज लेते हैं हम, तो 3 महीने तक अगर प्राइसेस हाई रही तो ये ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, और जुलाई में एक रिवीजन होता है गैस प्राइसेस का, तो जुलाई में हम शायद एक और हाई देख सकते हैं। तो पाकिस्तान इकोनॉमी आपको पता है वैसे ही शिफ्ट हो चुकी है टोटल रेमिटेंसेस पे। हम एक्सपोर्ट पे कोई खास रिलाई कर नहीं रहे, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, बढ़ती रहती हैं, तो हम लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट का रिडक्शन होना भी के बावजूद भी सरप्लस कर लेते हैं, या मोर और लेस करंट अकाउंट बराबर कर लेते हैं। तो उस वजह से इकॉनमी ओवरऑल उस पे कोई खास कंसर्न नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपोर्ट्स फर्दर प्रेशर में ही रहेंगी। आ, जो आगे जो ऑयल प्राइस इस वक्त के हालात हैं, हम्म। अगर ये वापस समझ लें $70 वगैरह पे ब्रेंट आ जाता है तो फिर ठीक है। सही, बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, हम इनके भी सवाल ले लेते हैं। जी, जावेद इकबाल अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि ये सरले और हेलियन, इनमें दोनों में से आप किसको बेहतर समझते हैं, यानी परसेंटेज वाइज, ये ग्रोथ के लिहाज से? देखिए हेलियन तो बहुत क्वालिटी स्टॉक है। हेलियन आपको पता है पैनाडोल बनाते हैं, तो ये लोग पैनाडोल के जितने वर्जन्स पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं वो अब शुरू हो गए हैं जब से ये इनको इजाज़त मिली है प्राइसिंग करने की, और प्राइस से रिलेटेड इनके कंसर्न एड्रेस हुए हैं, तो मेरे ख्याल से नए वर्जन्स आ रहे हैं इनके पैनाडोल के, और काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ जो इम्पोर्ट होती नहीं। तो ये तो खैर इस तरह है जैसे आप समझे पेप्सी या कोक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर घर में पैनाडोल इस्तेमाल होनी है, तो कोई रिस्क तो है नहीं हेलियन जैसी कंपनी में। प्रॉफिट मार्जिन पे मसला होता था, वो अभी कुछ अरसे से आपको पता है हल हुआ है, तो अभी मार्जिन भी बेहतर हुए हैं इनके, और प्रोडक्ट भी बड़ी बेसिक सी है, तो इसमें हेलियन कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑल्दो मार्केट के हिसाब से नीचे और ऊपर जाती रहेगी, लेकिन फिर भी ये अच्छा स्टॉक है। आ, आपने सर्ल की बात की, सर्ल में साइज बहुत बड़ा है, और लेकिन उनके प्रॉफिट्स हमेशा जो है वो डाउटफुल रहते हैं कि कितने आएंगे, तो इसका कोई कंपैरिजन डायरेक्ट है नहीं हेलियन से। हेलियन एक बहुत बेहतर कंपनी है। सही, बहुत शुक्रिया। जी, नुवैर अपना सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? जी मैं सही हूँ बिल्कुल। अच्छा सर, ये एनआरएल और डीजी कान सीमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या ये भी ब्लू चिप स्टॉक हैं? क्योंकि मैंने इनके फंडामेंटल तो नहीं देखे, सिर्फ इतना पता है कि ये प्रॉफिट में हैं। जी जी, नहीं एनआरएल और डीजी खान सीमेंट दोनों ब्लू चिप स्टॉक हैं।
और मेरे ख्याल से नेशनल रिफाइनरी, आपको रिफाइनरी सेक्टर ओवरऑल का ये पता होना चाहिए कि रिफाइनरी सेक्टर के जो मार्जिन्स हैं वो बाहर के हालात पे डिपेंड करते हैं। अब ये वॉर भी शुरू हो गई है, कल आपने सुना कि वो कोई रिफाइनरी सऊदी ने बंद भी की है। तो इन सब का इफेक्ट पड़ता है मार्जिन्स पे। अचानक अगर मार्जिन बढ़ गए तो आप एनआरएल को प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट बनाते हुए देख सकते हैं। और इस तरह के हालात अचानक इंटरनेशनल से ही पता चलते हैं, और इनके मार्जिन्स भी वहीं से ज़्यादातर जो है वो ड्राइव होते हैं। तो रिफाइनरी में इसी तरह जैसे आप एंग्रो पॉलीमर देखें कि वो प्रॉफिट जो है वो कभी बहुत ज़बरदस्त करती है, कभी लॉस करती है। जो जिन कंपनीज के मार्जिन इंटरनेशनल प्राइसिंग पे डिपेंड करते हैं वहाँ पे ये फ्लक्चुएशन बहुत हैवी होती है। तो एनआरएल में ये है, आपने देखा सारा उसने अपनी इक्विटी लॉस में उड़ा दी थी, फिर उसने रीवैल्यूएशन की, इतने सिग्निफिकेंट लॉसेस हुए थे, और फिर अब जो है प्रॉफिट्स होना शुरू हो गए। तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरा आपका सवाल डीजी खान सीमेंट का था। डीजी खान सीमेंट तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में होने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी इसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत सारी एसोसिएट्स हैं, सब्सिडी। तो ये जो कंपनी है इसकी अपने सीमेंट के अलावा भी अच्छा एक पोर्टफोलियो है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसमें कोई वो नहीं है, कोई खास रिस्क नहीं है। ऑल्दो आपने देखा होगा बाकी सीमेंट स्टॉक्स की निस्बत इसकी प्राइस वॉलेटाइल भी कम है, कम ऊपर जाती है, कम नीचे जाती है, आराम आराम से स्टेबल चलती है। तो ऊपर तो ये अच्छा स्टॉक है, रख सकते हैं अपने पास। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? जी डीजी सही है हेलो। इन्वेस्टमेंट के लिए। आप देखें ओवरऑल सिनेरियो देखें ना, जो मेरी थैंक पहली यू वेरी वाली मच बात, सर। पहली वाली बात भी है ना। तो ओवरऑल सिनेरियो में जरा सा देख के अपने पैसों से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्ड कर रहे हैं तो करें। शॉर्ट टर्म में आप कोई तेजी की एक्सपेक्टेशन ना रखें, बेहतर है। और अगर होना शुरू हो जाए तेजी तो फिर जरा खुल के काम कर लें। सही। जी मुजम्मिल, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे काइंडली ईटीएफ के बारे में गाइड कर दें, और ऐसा पोर्टफोलियो बता दें, यानी कि 5 लाख रुपए का अगर कोई पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा है तो उसमें कोई अच्छी ब्लू चिप कंपनी बता दें जो डिविडेंड वगैरह भी देती है, और ईटीएफ के बारे में बता दें कि ईटीएफ लेने चाहिए कि नहीं। देखिए ईटीएफ लेने चाहिए कि नहीं, मैं मेरी बहुत अच्छी स्टडी नहीं है इस पे। और ईटीएफ में देखिए, स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ। ईटीएफ ये होता है कि हमारी पास आ, जैसे आप देखते भी होंगे स्टॉक एक्सचेंज में, ये कंपनी जो ईटीएफ लाती हैं ये एक पोर्टफोलियो अनाउंस करती हैं। तो ये पोर्टफोलियो वैल्यू होता रहता है। जो भी उस कंपनी का पोर्टफोलियो होता है, जैसे मीजान का ईटीएफ है तो उसका एक पोर्टफोलियो अनाउंस्ड होता है ऑलरेडी। 10 से 13, 12-13 स्टॉक्स होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार डायरेक्ट स्टॉक्स में जाने से अच्छा है मैं ईटीएफ ले लूं, और ईटीएफ की प्राइस चेंज हो जाएगी तो मैं बेच दूंगा, तो इफेक्टिवली वो 12-13 स्टॉक्स लेने के बजाय आप ईटीएफ ले लेते हैं, तो आपका काम वही हो जाता है जो उन 12-13 स्टॉक्स की मूवमेंट में होता है। तो फिर आपने जब बेचना हो तो आप बेच सकते हैं। मुझे कंसर्न सिर्फ ये है कि ईटीएफ की जो स्प्रेड होता है, जो बायर और सेलर के दरमियान जो मार्क डिफरेंस होता है, यानी कि ऑफर और बिड प्राइस में जो डिफरेंस होता है, वो कहीं आपकी कॉस्ट को इफेक्ट तो नहीं करता है। यानी कि आपको ज्यादा कॉस्ट तो नहीं देनी पड़ जाती इस वजह से कि बायर और सेलर का स्प्रेड बहुत ज्यादा है। तो मैंने इस तरह क्लोज वॉच नहीं किया कि इसमें इसमें बायर और सेलर के दरमियान स्प्रेड कम होता है या ज्यादा होता है। तो मैं उस चीज पे, ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से इस पे कमेंट नहीं कर सकूंगा। दूसरा आपका सवाल क्या था? जी सर, दूसरा मैंने पूछा था कि 5 लाख रुपए तक का अगर पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा हो तो दो तीन ब्लू चिप्स कंपनी बता दें कि जो अच्छा डिविडेंड भी देती है और शरिया कंप्लाइंस भी हो, यानी कि जिसमें पैसे लगाने चाहिए, यानी कि रोज रोज के लिए नहीं, 4 5 6 साल लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे ख्याल से एंग्रो अच्छी है, एंग्रो होल्डिंग्स, अब पावर अच्छी है। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्प्रेड ना भी करें तो मेरे ख्याल से ये दो अच्छी कंपनीज हैं। सही, बहुत शुक्रिया। जी अब यहाँ पर हम एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। जी शहरी, अपना सवाल करें।
जी सिराज अपना सवाल करें। हेलो गुड सलाम आफ्टरनून सर। सर। जी जी सिराज अपना सवाल करें। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आपने जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात की, तो कुछ आप स्पेसिफिक टाइम बता सकेंगे, टाइम पीरियड के? क्या शॉर्ट पीरियड से मुराद आपकी 1 साल है या उससे भी कम है? और फर्दर ये कि अगर इस वक्त जैसी मार्केट है इसमें हम लोग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं लाइक हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है, उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर, उसको जमा करना चाहिए या नहीं इस वक्त? थैंक यू। देखें, नहीं, इन्वेस्टमेंट करने पे तो देखें कोई राइट रॉन्ग टाइम नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि आप कम से कम, मैं थोड़ा सा अगर टर्म्स को डिफाइन करूं तो इस तरह देखें कि पिछली जो अभी जो रन शुरू हुआ था ना, बुल रन, ये तकरीबन जुलाई 2023 में हुआ था, जो अब जाके सही तरह से एक्सपायर हुआ है। ये जुलाई 2023 में 47-48,000 पे जाके शुरू हुआ था, और अब जाके ये सही, जिसको कह सकते हैं कि कूल डाउन हो गया है। और ये तो काफी बड़ा रन है, तो समझे 3 साल तो हमने तकरीबन ये देख ही लिया एक बुल रन, तो ये एक रीजनेबल टर्म होता है। और आपने देखा है कि मार्केट्स नहीं चली 2017 2016 से लेके 2023 तक नहीं चली। तो ये एग्जैक्टली कहना कि कितना जो है वो टाइम जो है वो कोई एक स्क्रिप्ट के लिए अच्छा होता है या नहीं होता, लेकिन आपके जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो लेने में कोई बुराई नहीं होती है। और लॉन्ग टर्म में मुझे उन लोगों से होता है कि जो लोग लेवरेज भी शुरू हो जाते हैं और वो ये नहीं देख रहे होते कि हालात आज कितने वॉलेटाइल हैं, मार्केट कभी 2% प्लस, कभी 4% डाउन, फिर 5% प्लस। ये सब अच्छी बात नहीं होती है कि बार बार प्लस और माइनस हो रही हो मार्केट। तो बहरहाल मार्केट में ये प्रॉब्लम है इस वक्त। और लेकिन इससे आपको पता है, इंटरनेशनल भी किसी ने अभी बात की थी, इंटरनेशनल इस तरह की चीजों को देखने के लिए उन्होंने इंडेक्स बनाया होता है जिसको कहते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स, तो विक्स कहते हैं उसको। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है कि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। सही। अच्छा सर, यहाँ पर पीआईबीटीएल के हवाले से और फौजी फूड के हवाले से जरा पूछा गया है। जी जी, देखिए पीआईबीटीएल का डिपेंडेंस है, सारी जो इसकी रैली शुरू हुई थी वो उससे शुरू हुई थी कि रेकोडिक का जो हमारा वो है, उसमें इनके पास वॉल्यूम आएगा। तो अब क्योंकि वहां पे कुछ थोड़ी सी अनसर्टेनिटी डेवलप हुई है, तो अवॉइड करना बेहतर है। बाकी आपने पूछा दूसरा, फौजी फौजी फूड्स। फूड। फौजी फूड्स एक देखिए स्मूथ ग्रोइंग कंपनी है। मेरे ख्याल से तो इसकी इसमें कोई बहुत कुछ टाइम पहले तो इसमें नेगेटिव मोमेंटम भी बिल्ड नहीं हो रहा था, काफी लेट ये फॉल होना शुरू हुआ है। तो हम्म। फौजी फूड्स ओवरऑल इसमें कोई खास रिस्क नहीं लगता। इस प्राइस पे तो खासकर ये एक अच्छी पिक हो सकती है। सही बिल्कुल। जी शेरी अपना सवाल कर लें। गुड आफ्टरनून सर। जी जी सर मेरा क्वेश्चन है कि चिनोए ग्रुप की कंपनी है इंटरनेशनल स्टील्स, जी उसके जी, ऊपर आपका क्या व्यू है? देखिए सार हमारी मार्केट ये नहीं देख रही होती कि कंपनी ग्रो कितना कर रही है, वो ये देख रही होती है कि प्रॉफिट कितना बना रही है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट नहीं बन रहा है। ये हमारा स्टील सेक्टर ओवरऑल ही एक जो है वो, आपको पता है वो जो टैक्स से रिलेटेड जो भी मसाइल थे, सेल्स टैक्स और उससे रिलेटेड जो फाटा में एग्जेम्पशन दी हुई थी, उसकी वजह से ओवरऑल स्टील सेक्टर में प्रॉफिट्स बहुत मुश्किल से बन रहे हैं। और आ, फिर जो टैरिफ से रिलेटेड भी जो मामला अभी हो रहे हैं, जिस तरह से हमने थोड़ा ओपन करने की कोशिश की है इंपोर्ट्स को, कंपटीशन की, तो ओवरऑल इनके प्रॉफिट्स में प्रॉब्लम है, लेकिन इनकी सेल्स बहुत अच्छी है। सेल्स अच्छी होने से होता ये है कि आपको किसी भी टाइम पर प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। मतलब ये हालात जो मार्जिन के होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, कभी किसी कंपनी के मार्जिन बेहतर होते हैं, कभी किसी के बेहतर हो। अगर कंपनी सेल्स अपनी ग्रो कर रही है रेगुलरली, तो वो एक पॉइंट पे आके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बना ही लेती है। लेकिन
क्योंकि आपको मार्केट के साथ चलना है तो आपको प्रॉफिट्स के साथ चलना है, तो प्रॉफिट्स को फॉलो करें जहाँ प्रॉफिट्स हो। जब आप देखें या जब आपको रिसर्च रिपोर्ट्स में ये नजर आए कि इंटरनेशनल स्टील के प्रॉफिट्स बेहतर होने वाले हैं, तो फिर आप ज़रूर उसमें आ जाएं। इस वक्त उसके प्रॉफिट डिप्रेस्ड हैं, तो और रॉन्ग साइड पे इन्वेस्ट कर दें, लेकिन फिर बहुत लॉन्ग टर्म करें। फिर आप ये सोचें कि रॉन्ग साइड इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर प्रेशर में हो उस वक्त आप इन्वेस्ट करें, तो मार्केट तो वैल्यू करती है प्रॉफिट्स को। जब प्रॉफिट आएगा तो फिर प्राइस आपको 200 भी मिल सकती है। जब प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो वो सेल्स कितनी भी बढ़ती जाए, कंपनी जितनी भी ग्रो करती जाए, लेकिन प्रॉफिट्स क्योंकि उस तरह नहीं आ रहे तो वो प्राइस नहीं बढ़ेगी। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब मुझे जी कल की मार्केट के हवाले से बताएं कि इस वक्त मैं ये नहीं पूछूंगी जी सर, कल की मार्केट के बारे में मैं ये नहीं पूछूंगी कि कल की मार्केट कैसी लग रही है। मुझे ये बताएं कि कल की मार्केट कितने जो है क्या लग रहा है, क्या 5,000 पॉइंट जैसे आज बढ़ी है तो क्या कल कितने पॉइंट्स कम होगी, या फिर 5,000 पॉइंट्स मजीद बढ़ सकती है, 4,000 पॉइंट्स? तो क्या लग रहा है कल की मार्केट को देख के? देखिए, हमने ये देख लिया कि स्टेबलाइज करने के लिए मार्केट में लोग आ गए हैं। तो मार्केट में जिस तरह से एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज अल्लाह का शुक्र है उस तरह नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड रिकवरी हो गई। तो हम्म मार्केट में शायद इस बात को रियलाइज करा है बैंक्स ने या डिफरेंट बायर्स ने कि अच्छी प्राइसेस अवेलेबल हैं और थोड़े थोड़ा अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। बेशक हमारी दूसरी वाली बात कि हम बुल रन ना एक्सपेक्ट करें, लेकिन एक स्टेबिलिटी ये इंडिकेट कर रही है। तो शायद हम इस तरह से कुछ दिनों में कुछ स्टेबल होते हुए देखें मार्केट को। जो जो 5-5% नीचे और ऊपर जा रही है, ये शायद अब ना जाए। जिस तरह आपने भी कहा कि स्टेट लाइफ भी एंट्री कर रहा है अपने पोर्टफोलियो हम्म। के साथ, आज मैंने भी सुना। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो हम एक स्टेबिलिटी देख सकते हैं बड़े आइटम्स में, और शायद फिर किसी टाइम पे कुछ अरसे में हम लोग दोबारा से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते हुए देखें। लेकिन फिलहाल स्टेबल आज के मार्केट ने एक अच्छी पॉजिटिव जो है वो वाइब दी है कि एटलीस्ट वो जो बड़े बड़े 10-10 हज़ार पॉइंट के फॉल हैं वहां से हम बच बच गए हैं या बच जाएंगे शायद अब। तो ग्रेजुअली लगता है कि शायद 1,000-2,000 पॉइंट्स की मूवमेंट शुरू हो जाए, क्योंकि स्टेबलाइजर्स बीच में आ गए हैं। सही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर आपका। और जो है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।